हमारी आज की कहानी का शीर्षक है विजेता और इसके लेखक सुनीता आचार्य जी हैं। नन्ही विजेता रोते हुए दौड़े जा रही थी। पापा हाथ में गुड़िया लिए उसके पीछे भाग रहे थे। विजू सुनो तो बेटा, देखो तो गुड़िया कितनी सुंदर है और इसके गाल तो बिल्कुल तुम्हारे गालों जैसे हैं, पिंक पिंक। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये गुड़िया। मैंने आपसे बंदूक लाने को कहा था, लेकिन आप सिर्फ भैया के लिए बंदूक लाए और मेरे लिए ये गुड़िया। मुझे नहीं चाहिए ये। मुझे तो बस बंदूक चलाना पसंद है। लेकिन बेटा, लड़कियां तो गुड़ियों से खेलती हैं और बंदूक तो लड़कों का खिलौना है। पापा ने विजेता को समझाने का प्रयास किया। वो मुझे नहीं पता, मुझे तो बंदूक ही पसंद है बस, कहकर उसने पास खड़े बड़े भाई रौनक के हाथ से बंदूक छीन ली और एक आंख बंद करके निशाना लगाकर दुश्मनों को मारने का नाटक करने लगी। ये लड़की भी ना, लड़कियों वाला एक भी गुण नहीं है इसमें। न शर्म, न लिहाज, न अदब, न कायदा। जब देखो तब लड़कों की तरह उछल कूद करती रहती है। दादी बड़बड़ा रही थी। क्या माँ, तुम भी ना बात का पतंगड़ बना देती हो। देखो बंदूक लेकर कितनी खुश है हमारी बिटिया रानी, और बिगाड़ो इसे, तुम्हारी शय पाकर ही बिगड़ गई है ये। तुनक पड़ी दादी। पापा उनकी बात को अनसुना कर चले गए। 6 साल की विजेता और 9 साल का रौनक भाई बहन थे। विजेता की उम्र की लड़कियां जहाँ गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाने और घर घर खेलने में लग जाती थी, वहीं विजेता अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ गुलेल से निशाना लगाने का खेल खेलती। बंदूक उसका पसंदीदा खिलौना था। बंदूक हाथ में ले वो फौजियों की तरह कदम ताल करने का नाटक करती थी। स्कूल में विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता में भी वो फौजी बनकर गई थी। फौजी की वर्दी पहन कैसे शान से चल रही थी। वो पहला इनाम भी तो उसे ही मिला था। लेकिन दादी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस ये लगता कि लड़कियां पराया धन होती हैं, लज्जा और अदब उनका गहना होती है। उन्हें तो पराये घर जाना होता है। माँ बाप का नाम तो लड़के ही रोशन करते हैं। विजेता की माँ भी दादी की बात से सहमत थी। वक्त गुजर रहा था। विजेता ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक क्लास ऑफ थी। अगली क्लास कुछ टाइम बाद थी। वो गार्डन में बैठी क्लास शुरू होने का इंतजार कर रही थी कि उसने देखा कि उसकी उम्र की एक लड़की पुलिस जैसी वर्दी पहने वहाँ बैठी। हेलो, मेरा नाम नेहा है और तुम कॉलेज में नहीं हो ना? इतने गौर से क्या देख रही हो? मैं विजेता। हाँ, अभी एडमिशन हुआ है, लेकिन आप तो नौकरी करती होगी फिर यहाँ। नेहा हंस पड़ी। नौकरी नहीं करती, मैं पढ़ रही हूँ सेकेंड ईयर में। तो ये वर्दी? ओहो, ये तो एनसीसी की यूनिफॉर्म है। मैं विजेता ने एनसीसी का नाम तो सुना था, लेकिन उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। नेहा ने विजेता को एनसीसी के बारे में सारी जानकारी दी। नेहा ने उसे बताया कि एनसीसी में विद्यार्थियों को फौजियों की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। नेहा ने उसे एनसीसी ज्वाइन करने का फॉर्म भी दिला दिया। घर पहुंचकर विजेता ने एनसीसी ज्वाइन करने की इच्छा सबके सामने रखी तो दादी ने उसका पुरजोर विरोध किया। दादी का पक्ष था, लड़की जात है, बंदूक चलाकर क्या करेगी, और एनसीसी में तो कैंप में बाहर जाना पड़ता है, हम नहीं भेजेंगे इसे। माँ ने भी दादी की हाँ में हाँ मिलाई। दोनों के विरोध के आगे पापा भी हार मान गए। लेकिन 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद आखिर विजेता को एनसीसी ज्वाइन करने की इजाज़त मिल गई। बस अपने लक्ष्य की ओर से उसका पहला कदम था। उसके बाद विजेता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके इस सफ़र में सिर्फ पापा उसके साथ थे। एनसीसी की कड़ी ट्रेनिंग वो बड़ी मेहनत से पूरी कर रही थी। उसकी लगन को देखते हुए उसे सबसे सीनियर कैडेट, सीनियर अंडर ऑफिस की रैंक मिली। साथ ही उसे बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी मिल चुका था। ऑल इंडिया लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता में भी उसने पहला स्थान हासिल किया था। उसकी उपलब्धियों से पापा फूले नहीं समाते थे। मम्मी भी अब उसका साथ देने लगी थी, लेकिन दादी तो अभी भी रौनक की सफलता की दुआएं करती। विजेता एनसीसी की 3 साल की ट्रेनिंग और अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एनसीसी का आर्मी ज्वाइन करना था, लेकिन दादी ने अब उसकी शादी के लिए लड़के ढूंढने शुरू कर दिए थे। विजेता ने इस संबंध में जब पापा से बात की, लेकिन वो भी दादी के इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। हार कर विजेता ने चुपके से शॉर्ट सर्विस की विवाहित महिला ही आर्मी ज्वाइन कर सकती है। विजेता ने पापा को इसके बारे में बताया तो वो कुछ नहीं बोले। विजेता ने रिटर्न एग्जाम दिया और पास हो। एक एक करके फिजिकल और इंटरव्यू दोनों विजेता पास
बस एक मेडिकल टेस्ट के बाद विजेता आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने वाली थी। मम्मी भी अब खुश थी। इधर रौनक, जो कि पढ़ाई में शुरू से ही कमज़ोर था, एक कक्षा में 3 बार फेल होकर मुश्किल से 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़ चुका था। लेकिन दादी की आंखों पर अपने पोते के प्रेम की पट्टी अभी तक चढ़ी हुई। आखिरकार हिम्मत करके पापा ने दादी को आर्मी में उसके सिलेक्शन की बात बताई। इतना सुनते ही दादी बिफर पड़ी और चढ़ा लो बेटी को सर पर। वो एनसीसी तक तो ठीक था, अब ये फौज की नौकरी कहाँ से आ गई? घर पर ही बैठाने का विचार है क्या बेटी को? लड़की जात है, कहाँ हमारी मारी फिरेगी बेचारी जंग। सुन छोरी, आज के बाद तेरा बाहर घूमना फिरना सब बंद। मैंने तेरी बुआ के पहचान वाले दुबे जी के बेटे अविनाश से तेरा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का डॉक्टरी पढ़ा है और हाँ, अभी थोड़े ही पहले उनका फ़ोन आया था। वो लोग परसों तुझे देखने आ रहे हैं और अगर तुम सब में से किसी ने भी इस मंगल काम में विघ्न डालने की कोशिश की तो मेरा मरा मुँह। दादी के इस ब्रह्मास्त्र ने सबका मुंह बंद कर दिया। विजेता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दादी के निर्णय का विरोध करने का साहस किसी में भी नहीं। 2 दिन बाद अविनाश और उसके मम्मी पापा विजेता को देखने आए। थोड़ी बातचीत के बाद घर वालों ने विजेता और अविनाश को अकेले बात करने के लिए छोड़ दिया। जाते जाते दादी विजेता को चुप रहने का इशारा करके चली। अविनाश एक समझदार युवक था। उसने विजेता की आंखों की उदासी को पढ़ लिया। उसने विजेता से उसकी उदासी का कारण पूछा तो विजेता फफक पड़ी। उसने अविनाश को सारी बात उसकी बातें सुनते ही अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात, आपके और मेरे विचार कितने मिलते हैं। मैं भी आपसे ऐसा ही कुछ कहना चाहता था। एक्चुअली मैं भी एक मेडिकल कोर्स करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं भी आपकी ही तरह आर्मी की मेडिकल जॉब करके देश सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अपने घर वालों से बात करके हमारी शादी 3 साल आगे बढ़ा सकते हैं। विजेता को जैसे खोया हुआ खिताब मिल गया हो। वो खुशी से झूम उठी। अविनाश के घर वाले भी उसके निर्णय से सहमत थे। सबने मिलकर दादी को भी मना लिया। दादी बेमन से मान गई। अविनाश भी विदेश कोर्स करने चला गया। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते 3 साल बीत चुके थे। विजेता अपनी ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बन चुकी थी। उसकी पासिंग आउट परेड में मम्मी पापा के अलावा अविनाश के मम्मी पापा भी मौजूद। अविनाश ने भी उसे वीडियो कॉल करके बधाई दी। कोई मौजूद नहीं था तो वो थी दादी। रौनक भैया से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी उसे। फिलहाल विजेता की पोस्टिंग कश्मीर बॉर्डर पर थी। वही अविनाश भी विदेश से लौटकर आर्मी ज्वाइन कर चुका था और राजस्थान पोस्टेड था। दादी ने अविनाश के घर वालों से बात करके शादी की तारीख पक्की कर ली थी। अगले महीने की 25 तारीख का मुहूर्त निकला था। घर वालों ने विजेता को अविनाश को खुशखबरी दी। विजेता और अविनाश ने छुट्टी की अर्जी दे दी। कुछ ही दिनों में अविनाश की छुट्टियां मंजूर हो गई थी और वो घर के लिए रवाना हो गया था। वहीं बॉर्डर पर हालत नाजुक होने के कारण विजेता की छुट्टियां नामंजूर होने से देर हो रही। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। आखिर शादी से 3 दिन पहले विजेता की छुट्टी मंजूर हुई। उसने ये खुशखबरी पापा और अविनाश को सुनाई और खुशी खुशी सामान पैक करके आर्मी की जीप कर स्टेशन की ओर निकल पड़ी। विजेता के जैसे पंख लग गए थे। आंखों में अविनाश के संग के सपने लिए वो उड़ कर घर पहुंच जाना चाहती। धम की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। बाहर झांक कर देखा तो 3 आतंकवादी उसकी जीप का पीछा कर रहे थे। उनके हाथों की बंदूकें लगातार गोलियों की बारिश कर रही थी। जीप में उसके और ड्राइवर के अलावा एक सैनिक और था जो पीछे बैठा था, जो विजेता को प्रोटेक्ट करके लगातार गोलियां चला रहा था। तभी एक गोली उसे लगी और वो ढेर हो गया। विजेता ने उसकी राइफल उठाई और मोर्चा संभाल लिया और एक एक करके उसने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। विजेता का सारा शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। ड्राइवर भी बुरी तरह घायल हो चुका था। विजेता ने उसे गाड़ी रोकने को कहा। उसके बाद अब सिर्फ 2 गोलियां बची थी। उसने निशाना साधा और आतंकवादी की तरफ गोली चला दी, लेकिन तभी आतंकवादी एक गोली विजेता के सीने पर लगी। खून की धार निकली और भारत माता की जय के आवाज़ के साथ विजेता की सांसें वहीं थम गई। घटना की खबर लगते ही आर्मी हेडक्वार्टर के सैनिक रवाना होकर वहां पहुंचे, लेकिन विजेता देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुकी थी। घर में खुशी का माहौल था। मेहमान आ चुके थे।
सब विजेता के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी पापा के फ़ोन की घंटी बजी। आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन था। हेलो जी, मैं विजेता का पापा बोल रहा हूँ। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची। चिल्लाकर पापा धम से सोफे पर गिर पड़े। क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही, विजेता की मम्मी उसके पापा से पूछ रही थी। दादी भी घबराकर वहां आ गई। पापा ने खड़े होकर टीवी चालू किया। खबर आ रही थी, कश्मीर में आर्मी जीप पर हुए आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट विजेता पांडे और अन्य 2 जवान शहीद। खबर सुनकर खुशियों का माहौल गम में बदल गया। अविनाश और उसके घर वाले भी वहां पहुंच चुके थे। सब तरफ रोने चीखना मचा था। उन सबके बीच बस एक दादी ही थी जो भूत बनकर बैठी थी। बिल्कुल जड़ हो गई थी वो। अगले दिन विजेता का शव घर लाया गया। सुहाग का जोड़ा पहनने वाली लड़की आज तिरंगे में लिपटी थी। शव को देख ही सब रोने लगे। तभी दादी चीखी, चुप हो जाओ सब, कोई नहीं रोएगा। जानते नहीं शहीद के आगे आंसू बहाने से उसके शहादत का अपमान होता है। वो खड़ी हुई और मिठाई का डब्बा उठा लिया। एक टुकड़ा निगल कर जबरदस्ती विजेता की माँ के मुंह में भी ठूस दिया। खबरदार, जो एक भी आंसू बहाया तो तुझे तो खुश होना चाहिए। आज तेरी पोती ने हम सबका नाम रोशन कर दिया, पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। मुझे तुझ पर गर्व है मेरी बच्ची, कहकर दादी ने विजेता को एक जोरदार सल्यूट किया और वहीं रोकते रोकते भी आंसुओं की 2 बूंदें उनकी आंखों से गालों पर। धन्यवाद।